Hello guys, good evening. Myself Goraksha Sangle from Infinity IAS Academy, and we are having discussion on previous year question paper of Civil Services Prelims. And today's topic is agriculture, industry and service, which we call as a primary sector, secondary sector and tertiary sector. So the questions asked by UPSC during the period of 2011 to 2021, we are going to discuss those questions. First question, with what purpose is the government of India promoting the concept of mega food parks? तो मेगा फूड पार्क्स को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? To provide good infrastructure facilities for food processing industry. Yes, it is quite important sector, food processing industry. Second, to increase the processing of perishable items and reduce wastage, ये भी एक objective है. Third, to provide emerging and eco-friendly food processing technologies to entrepreneurs. That is also correct. So here all of these, that is 1, 2 and 3 is the answer. As I told you in earlier videos, earlier discussions, whenever there is a straightforward concept statement in a given question without having any extreme word, chances that the question might be correct is quite high, and hence all of these statements are correct. Next, why is the government of India divesting or disinvesting its equity in the central public sector एंटरप्राइजेस? तो सीपीएसई से गवर्नमेंट क्यों डिसइन्वेस्ट कर रहा है, ये पूछा है. गवर्नमेंट इंटेंड टू यूज द रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेब्ट. ओके, एक्सटर्नल डेब्ट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, जो पैसा डिसइन्वेस्टमेंट के बाद आएगा, ऐसा एक स्टेटमेंट कह रहा है. देखेंगे, द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड्स टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द सीपीएसईज. क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं करेगी गवर्नमेंट? तो ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है. एंड सेकेंड, हेयर extreme word no is also used. That is why the statement is wrong. In the first statement, the government intends to use the revenue earned from the disinvestment mainly, not mainly to pay back the external debt. Main purpose is इसको जो है fiscal deficit जो है, तो fiscal deficit को कम करना है, ये एक पर्पज होता है. yes, that is correct actually. और इससे जो पैसा उठाते हैं उस पैसे को सोशल सेक्टर में भी यूज किया जाता है. तो मेनली टू पे बैक, फिजिकल डेफिसिट कम करना है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आपको जब आप पे करेंगे, जब आपका डेब्ट है, कर्जा है, तो उस कर्जे को जब आप खत्म करेंगे तभी फिजिकल डेफिसिट कम होगा. सो आंसर हियर इज फर्स्ट ओनली. अब ये यहाँ पे एक दुविधा वाली सिचुएशन ये भी है कि इसका मेन पर्पज जो है ना, वो ये भी है कि ये पैसा सोशल सेक्टर स्कीम्स को यूज किया जाता है. तो 2011 में क्या था, मतलब यूपीएससी का स्टैंड, इस पर भी ऐसी चीजें निर्भर करती है. जहां तक मैं सोच रहा हूँ वहां से फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एक्चुअली, बिकॉज इन्होंने ये नहीं बोला है कि ओनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेब्ट. सो दैट इज व्हाई आंसर हियर इज ए. नाउ, व्हाट आर द रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या चीजें, क्या इनिशिएटिव्स उठाए हैं? 2012 में पूछा था. सेटिंग अप ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, यस करेक्ट. इसको NMIZ बोलते हैं, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन. ऐसा पहला जोन था, पहला फर्स्ट NMIZ कहाँ पे था? राजस्थान. ये भी सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा. द फर्स्ट NMIZ वाज इन राजस्थान. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए थे. प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस, यस. सिंगल विंडो क्लियरेंस मतलब यहाँ पे जाओ वहां पे जाओ, ऐसा मत करो. एक ही जगह पे आप आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करो, जो भी लाइसेंस वगैरह है या वो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है, वो एक ही जगह पे आपको मिलेंगे, यानी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा. एस्टेब्लिशिंग द टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट बोर्ड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एंड हेंस आंसर हियर इज 1, 2 and 3. दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं. तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, इसके तहत ये कदम उठाए गए. बस आपको इसको ध्यान में रखना है, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडिया द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दैट इज IIP. आप ध्यान में रखिएगा क्या पूछा है, आगे देखेंगे. द इंडाइसेस ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज होते हैं इसमें, हैव अ कंबाइंड वेटेज ऑफ 37.90. अभी के हाल में है ये 40.27%. तो ये भी ध्यान में रखिएगा, अपडेटेड रहिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अमंग दोज 8 कोर इंडस्ट्रीज? तो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, ये आपको पूछा है. बहुत इजी सवाल है. अब देखो, आप आगे देखोगे
पहले तो इसको हटाओ यार, ये टेक्सटाइल कहाँ से आएगा कोर इंडस्ट्री में। तो फिफ्थ इज नॉट ऑब्वियसली देयर, एंड फिफ्थ इज नॉट, तो आपके दो ऑप्शन हट गए। अभी आपके ऑप्शन है 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4 तो है ही चाहिए, आपको देखना है 1 है कि नहीं। सो द आंसर हियर इज फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा इलिमिनेशन इससे ज्यादा नहीं चलेगा इसमें। तो आपको आंसर है यहाँ पे सी 1 2 3 4, दैट इज सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट। एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इसको कैसे ध्यान में रखेंगे हम। ये जो फार्मर होता है, देखो कोई भी फार्मर होता है तो फार्मर को घर बनाना है, हम ऐसे सोचते हैं कि उसको घर बनाना है। कैसे घर बनाएगा? घर के लिए सीमेंट चाहिए एक चीज, बराबर। दूसरा क्या है, उसको स्टील चाहिए। क्यों चाहिए स्टील? भाई घर बनाना है तो स्टील चाहिए ना, सीधी सी बात है। तीसरी चीज है, उस फार्मर को खेती बाड़ी करनी है, खेती वगैरह करनी है, तो खेती करनी है तो उसको फर्टिलाइजर्स भी चाहिए ना, राइट। फर्टिलाइजर्स 4 हो गए। और क्या चाहिए फार्मर को? उसने घर बनाया है तो बिजली चलेगी, बिजली लगेगी घर में, तो बिना बिजली का काम कैसे चलेगा? यानी कि उसको इलेक्ट्रिसिटी भी है। फिफ्थ इज इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट इज सिक्स्थ? सिक्स्थ क्या है? तो फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी, तो गैस भी चाहिए ना, राइट। तो नेचुरल गैस, यहाँ पे देखो नेचुरल गैस की बात करेंगे हम, नेचुरल गैस। तो आप देखो 1 2 3 4 5, 8 कोर इंडस्ट्री जो है उनमें से 5 तो फार्मर के पास है। अब बची है आपकी 3, तो छठी कौन सी है? पेट्रोलियम, पेट्रोल। सातवीं है क्रूड ऑयल, आप जिसको ले सकते हो, ठीक है। एंड 8th इज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। अब इसमें जो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, एंड वन मोर इज देयर ऑब्वियसली, ये इसको हटा दें हम। 6th 7th एंड 8th कोल, कोल इंडस्ट्री, दैट्स इट। सो फाइनल खत्म। ये 8 चीजें हो गई, 8 चीजें कोर इंडस्ट्रीज में है। आप ध्यान में रखिएगा, इसका वेटेज कितना है? हाल ही में वेटेज है लगभग करंट में 40.27। ये बात चल रही 2012 की, तब था 37.90। है क्या चीज? ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मेजरमेंट करता है, ठीक है। क्वेश्चन हमें मिल गया। अब ये और एक बात, 2011-12 इसका बेस ईयर है, बेस ईयर। कोई भी इंडेक्स का बेस ईयर होता है, तो इसका बेस ईयर है 2011-12। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। और ये कौन निकलता है? IIP CSO पब्लिश करता है, मंथली होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर CSO। क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में हो गया। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, 4-5 चीजें आपको दी है, 4 चीजें आपके सामने है। एम्प्लॉइज ऑफ विच ऑफ द अबव कैन हैव द सोशल सिक्योरिटी? किस किस को सोशल सिक्योरिटी मिल सकती है, किसके तहत? कवरेज अंडर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम देंगे किसको? होटल रेस्टोरेंट जरूर देंगे, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग इनको भी देंगे, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं देंगे? किसको देनी क्यों नहीं है? सबको देंगे। 1 2 3 4 प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल सिक्योरिटी तो सबको चाहिए, राइट। तो कौन सी स्कीम के तहत? स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, दैट्स ऑल। व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन? इंडस्ट्री का सवाल है। वेंचर कैपिटल क्या चीज होती है? शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज, बिल्कुल नहीं, राइट। ये एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, इनमें ये चीज है। वो शुरुआत में आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको ये कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वेंचर कैपिटल। नई नई चीजें मार्केट में आ चुकी है, आपको क्राउड फंडिंग वाली जो बात मालूम है आपको? मतलब गांव में पहले लोग पैसे मांगते थे एक दूसरे से, फिर कोई बिजनेस खड़ा करते थे। आजकल वो क्राउड फंडिंग नाम से जाना जाता है, और कुछ नहीं, वही चेंज, नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है। सो लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, यही बात मैंने अभी कही थी आपसे कि लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जो नए बंदे हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स। अब ये चीजें नई होती होती आगे जाके ये स्टार्टअप वगैरह तक आ गया है, सारा बदलाव बड़ा आया है इकोनॉमी में। फंड्स प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ लॉसेस, बिल्कुल नहीं। प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिनोवेशन इंडस्ट्री, बिल्कुल नहीं है। तो वेंचर कैपिटल का सीधा मतलब है कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है, उस बंदे को एक लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल दिया जाएगा, दैट्स ऑल। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेंचर कैपिटल। नेक्स्ट 2014 में एक और सवाल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ओके, एनहांसिंग द सीड रिप्लेसमेंट रेट, सीड रिप्लेसमेंट को बढ़ाना है, फाइन, ऑफ वेरियस क्रॉप्स हेल्प्स इन अचीविंग, क्यों करना है ऐसा? अचीविंग द फूड प्रोडक्शन टारगेट, ओके। व्हाट आर द कंस्ट्रेंट, लेकिन इसमें कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट यानी कि लिमिटेशंस क्या है? अब देखो लैंग्वेज कोड, लिमिटेशंस क्या है? देयर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस। अरे बकवास है, हमारे पास बहुत अच्छी नेशनल सीड पॉलिसी है 2002 की,
नेशनल सीड पॉलिसी 2002। अब जो देखो इसमें क्या है, तो ये गलत स्टेटमेंट गया, फर्स्ट गलत गया, आपका एक ऑप्शन हट गया। देखो सेकंड देखते हैं, देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, है तो कितने आपको प्राइवेट कंपनीज दिखेगी, तो ये भी गलत है। सेकंड खत्म। देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप, यस ये करेक्ट है, किसमें, क्वालिटी सीड्स इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स। तो क्वालिटी सीड्स जो है उसका डिमांड सप्लाई का मैच नहीं हो रहा है, ये गैप है यहाँ पे। सो द आंसर हियर इज 3 ओनली। मैं मानता हूं तीसरा स्टेटमेंट किसी को पता भी नहीं है तो भी कॉमन सेंस अप्लाई होता है। हाउ, एज आई हैव टोल्ड यू एंड टॉट यू द टेक्निक्स हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन विथ मिनिमम और ऑप्टिमम नॉलेज, रादर मिनिमम नॉलेज। देयर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी यार, इतने पॉलिसीज हम लोगों ने की है, क्यों नेशनल सीड पॉलिसी नहीं करेंगे। नेहरू ने तो बोला था फर्स्ट 5 ईयर प्लान से कि हमारा एग्रीकल्चर ही मेन टारगेट है, तो ये कॉमन सेंस से आपको हो सकता है कि गलत स्टेटमेंट दिया इन्होंने। सेकंड में भी वही वो एक्सट्रीम वर्ड यूज किया है कि नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि कंप्लीटली गवर्नमेंट सेक्टर के पास ही है, ऐसा नहीं होता है। तो दोनों आपके गए, आपका पास ऑप्शन था ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, 50% में वैसे भी आपको रिस्क उठाना ही है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। तो आंसर हियर इज थर्ड। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इरिडा, ओके, which of the following statement are correct? It is a public limited government company, yes it is a public limited government company, and it is a NBFC also because it provides finance, so that's why it is a non-banking finance company also. So the answer here is both 1 and 2. Informative question है, straightforward statement है, no extreme words are used, so the answer both of the statements are correct. Now in India, markets in agriculture product are regulated under what? तो मार्केट जो है आप मंडी जिसे बोलते हैं वो किस के तहत रेगुलेट किए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक या मतलब एक आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो इसको, देखो पहला ऑप्शन है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, तो इसका तो मतलब हुआ मार्केट में सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी बेची जाएगी, तो उसके तहत नहीं आएगा लॉजिकली, बिकॉज देयर आर more commodities also which are not essential but still they are regulated in the market, they are sold in the market, they are bought in the market, so that is why the first is not there. Okay, agriculture produce grading and marketing act बिल्कुल नहीं, food product order and meat and food product, तो ये ऐसे मतलब कुछ चुनिंदा चीजें उठा रहा है, तो देखो कैसे एलिमिनेट हो जाता है, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट एनेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट का होता है, इसे कहते हैं एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के तहत आ जाता है एग्रीकल्चर में। फाइन, सो द आंसर हियर इज सेकंड। एंड मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसके तहत आते हैं, मंडी जिसको हम बोलते हैं, सेकंड एपीएमसी के तहत आते हैं। विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नाम में दिया है फसल यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस, राइट, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, पहले ही बता दिया क्वेश्चन में ही। अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप। अब देखो इस पर एनी क्रॉप, मैंने पहले भी कहा है ऐसा नहीं होता है, सबके लिए कैसे देंगे, मतलब कोई खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप कौन से खरीफ क्रॉप है, राइट, फिर है रबी क्रॉप्स, इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स यानी कि वो आप एप्पल्स वगैरह जो है ये इसमें आ जाता है। अब आप मुझे एक बात सीधा सा कॉमन सेंस वाली बात है, बताइए कि इसमें अलग अलग टाइप के क्रॉप्स है। अब जो एप्पल को क्रॉप इंश्योरेंस है वही अगर बाजरा को या फिर आपको यहाँ पे खरीफ में जो ग्राउंडनट है उसको दिया जाएगा तो कितना लॉजिकल रहेगा। तो इससे ही पता चलता है कि यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप नहीं, बिल्कुल इन एनी सीजन बोल रहे हैं, देखो इन एनी सीजन ऑफ द ईयर नहीं, अलग अलग है। खरीफ का है 1.5%, यहाँ पे है 2% और यहाँ पे है 5%, तो ऐसे 3 टाइप के इंश्योरेंस इसमें है, प्रीमियम है इंश्योरेंस के, आप ध्यान में रखिएगा। अब इस स्टेटमेंट को ठीक तरह से पढ़ना चाहिए था, यूनिफॉर्म प्रीमियम, इस पर डाउट लेना, यूनिफॉर्म इन एनी, देखो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Okay, now second statement, the scheme covers post harvest losses, yes it is true, post harvest losses arising out of cyclones, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज आएगी तो स्कीम उसको फायदा लाई क्यों गई है, क्रॉप इंश्योरेंस क्यों है, वजह वही है कि कोई
तकलीफ से बचाना है फार्मर लोगों को वगैरह वगैरह. सो द आंसर हियर इज बी, दैट इज 2 ओनली. नाउ नेक्स्ट, इन द इंडेक्स ऑफ, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप देखो ठीक तरह से समझो. 1 2 4 5 साल पहले सवाल आ चुका है, वही सवाल बाद में 2015 में वापस पूछा. सवाल था इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट. किसको हाईएस्ट वेट दिया गया है? यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिए हैं, हमने देखा 8 कोर इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है. मैं इसको यहाँ पे दोहराऊंगा नहीं, रिपीट नहीं करूंगा. कोल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे ज्यादा है. इसका वेटेज जो यहाँ पे जो दिए है उनमें से बोल रहा हुआ, क्योंकि वैसे तो अगर आप पकड़ेंगे तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का वेटेज ज्यादा है. रिफाइनरी प्रोडक्ट्स ध्यान में रखिएगा. अगर सवाल आया 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है उनमें सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका है, तो रिफाइनरी इंडस्ट्रीज का है. लेकिन इंडिविजुअली अब अगर आप देखें, या विद द गिवन ऑप्शंस व्हाट यूपीएससी हैज गिवन फॉर दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, देन यू हैव द आंसर हियर इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. दैट्स ऑल. इट वाज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. आईआईपी के बारे में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, कोर इंडस्ट्रीज के बारे में हमने इसके पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो वो आपको ज्यादा डाउट नहीं आएगा वहां पे. फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, एफआरपी क्या होता है? ओके, ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय, लैंग्वेज देखो क्वेश्चन की, अप्रूव्ड बाय पूछा है हमें. तो पहले देखेंगे हम क्या क्या चीजें हैं. चलो देखो आगे एलिमिनेट करने की कोशिश करो. एपीएमसी, एपीएमसी कैसे? एपीएमसी किसका होता है? स्टेट का होता है. उसके तहत तो मंडी चलती है, तो ये अप्रूव का काम नहीं करेगी, ये बात खत्म. आगे देखो, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी कहा जाता है इसको. देखो ये रिकमेंडेटरी बॉडी है, जो प्राइसेस कैसी होनी चाहिए, एमएसपी कैसी होनी चाहिए, ये रिकमेंड करने का काम करती है. सो रिकमेंडेशन इज देयर जॉब, नॉट अप्रूवल इज देयर जॉब. आई होप यू गॉट इट नाउ. सो दैट इज व्हाई ये भी एलिमिनेट हो जाता है आपका. अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. भाई देखो इतनी बड़ी पावर, शुगर केन का वैल्यू आप जानते हैं भारत में क्या स्थिति होती है, फार्मर इशू कितना बड़ा इशू है, फार्मर सुसाइड का इशू है, और ऐसी कोई चीज किसी डायरेक्टरेट के पास देंगे क्या? ये एक सवाल आपके मन में आना चाहिए. दूसरी बात, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर. यस एब्सोल्युटली, एंड दैट द कमिटी टेक्स द डिसीजन, एंड हेंस द आंसर इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. अप्रूव करना है, पैसा देना है भाई, तो किसी को भी ऐसे थोड़ी देंगे. तो मतलब जो अच्छी हायर अथॉरिटी जो वाली जो कमिटी है वही ये डिसीजन लेगी, एंड आंसर हियर इज ए. नेक्स्ट, which one of the following best describes the main objective of सीड विलेज कॉन्सेप्ट. सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव? ओके देखो, एनकरेजिंग द फार्मर टू यूज देयर ओन फार्म सीड्स एंड डिस्करेजिंग देम टू बाय द सीड्स फ्रॉम अदर्स. ये क्या बात हो गई? मतलब डिस्करेज वगैरह नहीं है, नेगेटिव टोन में कभी नहीं जाता है. देखो ध्यान में रखो, गवर्नमेंट हमेशा पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव रखती है, तो ये गलत होगा. हाँ यहाँ तक आधा सही है, एनकरेजिंग द फार्मर्स टू यूज देयर ओन फार्म सीड्स, कि भाई आप खुद के अपने फार्म सीड्स को इस्तेमाल करो, पर ये नहीं कि आप किसी से मत ले लो, ये गवर्नमेंट नहीं कहेगी. इन्वॉल्विंग द फार्मर फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड्स प्रोडक्शन एंड देयर बाय टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर्स एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट. ये सही है. लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जब दिया जाता है आमतौर पे तो वो सही स्टेटमेंट होता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है. ईयर मार्किंग सम विलेजेस एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड विलेज, ये बात थोड़ा सा टफ जाएगा, मतलब कैसे उनका चयन करेंगे वगैरह, तो ये भी नहीं है. आइडेंटिफाइंग द एंटरप्रेन्योर्स इन विलेजेस एंड प्रोवाइडिंग देम टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी देने वाली स्थिति हमारी नहीं है, आप ध्यान में रखिएगा. तो टू सेटअप कंपनीज, सीड कंपनीज वगैरह गवर्नमेंट कहाँ से देगी? ये तो नहीं है, पैसों वाली बात आ गई. गवर्नमेंट हमेशा बोलती है कि हम नहीं करेंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे वगैरह वगैरह. ठीक है. सो द आंसर हियर इज व्हाट एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी, involving the farmers for training in quality seed production and thereby to make available quality seeds to others at appropriate time and affordable cost. Fine. Next, substitution of steel for wooden plows in agriculture production is an example of, मतलब कोई था जिसके पास लकड़ी का प्लो था, तो हल चलाता था लकड़ी का, और बाद में उसके पास क्या आ गया? तो लोहे का हल आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे पूछा है. बहुत अच्छा सवाल है. लेबर ऑगुमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, बिल्कुल नहीं. ये तो जब लेबर का स्किल डेवलपमेंट जब हो जाता है तो उसे कहते हैं लेबर ऑगुमेंटिंग टेक्नोलॉजी या लेबर ऑगुमेंटिंग प्रोग्रेस. कैपिटल ऑगुमेंटिंग, कैपिटल रिड्यूसिंग. अब जैसे मेरे पास मान लो कि लकड़ी का हल है और कल मैंने लोहे का हल खरीद लिया, तो सीधी सी बात है मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया, मतलब कैपिटल की बात आ गई. अब रिड्यूस हो गया, ऑगुमेंट हो गया. That's all. Technological progress, capital augmenting technological. बहुत simple question है. Next. So these are all the questions for this session.
and in the next session remaining questions up to 2015 we have covered. From 2015 to 2021 we'll covered in the next part of this session. So thank you so much guys. If you have any queries regarding batch inquiry or regarding any topic of UPSC Civil Services prelims as well as mains or interview, you can contact here for on this number for Infinity IAS. Thank you so much.